गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ माइंडकाइंड। अभी अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक। तो क्वेश्चन 41 है अपना, वाई आर द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन द क्लाउडी नाइट। ओके, क्लाउडी नाइट के टाइम पे ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होते हैं। ये है, क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बी, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। सी, द अर्थ सरफेस कुड would have low temperature on cloudy nights. D है, क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग वाइंड टू द ग्राउंड लेवल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। फटाफट बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ड्यू ड्रॉप्स क्यों फॉर्म नहीं होते क्लाउडी नाइट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। तो क्लाउडी नाइट पे क्या होता है, क्लाउड क्या करती है, जो हीट आती है ओके वो रिफ्लेक्ट करती है और वो ग्राउंड पे नहीं जाते, इसीलिए ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ड्यू ड्रॉप फॉर्म होने के लिए कंडेंसेशन, वाटर का कंडेंसेशन होना बहुत ज़रूरी है और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी होना ज़रूरी है। इसीलिए ये क्लाउडी नाइट के टाइम ये नहीं होता है, इसलिए ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होते एट ऑन अ क्लाउडी नाइट। तो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, इसीलिए ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 42। क्या है क्वेश्चन 42? विथ रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया in the last 5 years, consider the following stated. Area under rice cultivation is the highest. Statement 2 है, says area under the cultivation of jowar is more than that of the oil seeds. थर्ड है, area of cotton cultivation is more than that of sugar cane. फोर्थ है, area under sugar cane cultivation has steadily decreased. Which of the statement given above is correct? 1 2 1 3 2 3 4 2 4 1 2 3 4। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, अभी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट, लास्ट 5 ईयर्स पूछे हैं। अभी क्वेश्चन 29 में पूछा गया था 2019 में, तो इसीलिए लास्ट 5 ईयर्स का हम लोग अगर देखें तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इन 2014 कितना था, 44% था। ठीक है, मिलियन हेक्टर। इन 2017 वो बन गया था 43.90%, विच इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है तो बी एंड सी रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए। एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, एरिया अंडर जवार कल्टिवेशन एनुअली इन 2017 इन 2017-18 17 to 18 मिलियन हेक्टर था एंड ऑयल सीड्स 28 मिलियन हेक्टर था। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑयल सीड का जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट ओके, ऑयल सीड एरिया अंडर ऑयल सीड दैट इज़ कल्टिवेशन वो ऑलमोस्ट 28% है। ठीक है, और जो एरिया अंडर जोवर है वो ऑलमोस्ट कितना है, 17 to 18%, और हम लोग बोलते हैं 17 to 18 मिलियन हेक्टर। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो ऑब्वियस है ऑप्शन डी भी कर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन, या ये तो करेक्ट है। तो एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेशन इज़ ऑलमोस्ट 4.95 मिलियन हेक्टर, जो 2015-16 में ऑलमोस्ट 5 मिलियन हेक्टर था। हेंस इट हैज़ नॉट अ स्टेडी डिक्रीज फॉर शुगर कैन। सो एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन 11.9 मिलियन था, जो 2014-15 में ऑलमोस्ट 13 मिलियन हेक्टर हो गया। सो इसलिए बोल सकते हैं कि कॉटन के अंडर जो एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन शुगर कल्टिवेशन। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का रिपोर्ट है उसका ये स्टेटमेंट है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट होगा, बाकी सब स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 43। क्या है क्वेश्चन 43?
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट 1 है, द 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. स्टेटमेंट 2 है, the Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative to independence of judiciary. Which of the statement given above is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. बताइए क्या होगा इसका आंसर. जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है. द 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was significant as it removed partially distortion that were introduced into the constitution by 42, but it has no proposal of article placing the election of prime minister beyond judicial review. ऐसा कुछ भी नहीं प्लेस किया गया था, इसीलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है. अगर स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाता है तो 1 एंड बोथ आर तो एलिमिनेट हो गया. फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. जो 5 जज बेंच बिठाई गई थी एनजेसी केस में, ओके, विच इज़ 4-1 से रिजेक्ट किया गया था. एनजेसी एक्ट ब्रॉट इन बाय द 99 constitutional amendment by stating it is unconstitutional and void. Justice Kehar stated that the expectation from the judiciary to safeguard the right of citizens of this country can only be ensured by keeping it absolutely insulated and independent from the other organ of governance, and the proposed NJC violated the independence of judiciary. इसीलिए ये 99 को उन्होंने स्टक डाउन किया गया था. You got it? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो नेदर वन और तो नहीं होगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू गॉट इट दोस्तों. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 44. क्या है क्वेश्चन 44 हमारा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो है, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968. Statement 2 है, the Constitution of India defines and gives details of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court of India. The details of the process of impeachment of judge of the Supreme Court of India are given in the Judge Inquiry Act 1968. Statement 4 है, if the motion of impeachment of the judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total member of that house present and voting. So which of the given statement above are or is correct? So 1 and 2, 3 only, 3 and 4, 1, 3, 4. तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, ओके, तो मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन एंड गिव डिटेल ऑफ द टर्म इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच आर द क्राइटेरिया फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जज. तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कैंसिल हो जाता है. द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जज इंक्वायरी एक्ट 1968. ये करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है. फिर फोर्थ जो है, द मोशंस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज शुड हैव 2/3 और 2/3 मेजॉरिटी, और उसको स्पेशल मेजॉरिटी भी बोला जाता है. तो इसीलिए ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. ठीक है, तो ये अगर 1 एंड 2 हमारा रॉन्ग है तो ऑब्वियस है ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर 3 एंड 4 करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एलिमिनेशन टेक्निक से हम लोग इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं. गॉट इट दोस्तों. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 45.
The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई. किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया था नाइन्थ शेड्यूल. और क्या है नाइन्थ शेड्यूल, इसके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं. तो जो नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था. द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ टू इट. ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट से नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था नेहरू गवर्नमेंट द्वारा और इन 1951 to address judicial decision and pronouncement of specially about the chapter of fundamental rights. Nehru was also very clear on the purpose behind the first amendment. The state wanted to pursue nationalization, take away the land from zamindar, redistribution of them and make special provision for the socially economically backward classes. इसलिए 9th शेड्यूल लाया गया था अंडर दी लीडरशिप ऑफ Jawaharlal Nehru. You got it? Let's move on. Question 46. Consider the following statement. The Parliament Prevention and Disqualification Act 1959 exempted several posts from disqualification on the ground of office of profit. Statement 2 है the above mentioned act was amended 5 times. Option 3 है the term office of profit is well defined in the Constitution of India. क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन ए है Which of the statement given above is correct? ऑप्शन ए है 1 2 3 2 3 1 2 3. ठीक है. द टर्म ऑफ ऑफिस एंड प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 3 एलिमिनेट हो जाएगा तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे. तो हमारा ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एलिमिनेशन मेथड से ये आसान से आप अगर आपको पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आप इसका आंसर कर सकते हैं. ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 क्या है? द पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन 1955. हाँ, कुछ ऐसे एग्जेम्प्ट किए गए हैं. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है क्या है? सेकेंड में द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स. यस, 5 टाइम्स इसको अमेंड किया गया है. सो 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 47. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private party for mining be declared null and void? A है 3rd शेड्यूल, B है 5th शेड्यूल, C है 9th शेड्यूल, D है 12th शेड्यूल. C. अगर आपको शेड्यूल पता है तो आप इसका आसान से आंसर कर सकते हैं. ट्राइबल लैंड से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है? तो 3rd शेड्यूल नहीं होगा, 12th शेड्यूल नहीं होगा, 9th शेड्यूल भी नहीं होगा. अभी 9th शेड्यूल हमने देखा है. ओके, 12th शेड्यूल भी नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज़. ओके, तो बचा क्या है? बी. ठीक है. व्हाट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन 48. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज PVTGs in India. PVTGs resides in 18 states and 1 union territories. A stagnant and or declining population is one of the criteria for determining PVTGs status. There are 95 PVTGs officially notified in the country so far. Fourth है irregular and Kanda Peddi tribes are included in a list of PVTGs. Okay, particularly vulnerable tribal groups के बारे में questions हैं. Which of the statement given above is correct? A है 1 2 3, B है 2 3 4, C है 1 2 4, D है 1 3 4. Okay, so PVTGs reside in 18 states and union territories. The stagnant of declining population is one of the. yes, 2 तो करेक्ट होगा ही. अगर 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट होगा ही तो 2 तो सब में ये, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. डी. इसको हम लोग निकाल देंगे. देयर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार. 95. ओके, तो यहाँ पे जो ये नंबर इन्होंने किया है ये रॉन्ग है. इट इज़ नॉट 95, इट इज़ 75 PVTGs अभी तक हम लोगों ने नोटिफाइड किए. सो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है. अगर स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है तो ये भी ऑप्शन होगा. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से.
एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसका आंसर फटाक से निकाल सकते हैं. सो PVTGs reside in 18 states and 1 territory, that is Andaman and Nicobar. There are 75 PVTGs officially notified. And Konda Reddy's designated PVTGs are found in Indian state of Andhra Pradesh, and irregular are found in Tamil Nadu, which has a that is primitive or particularly vulnerable tribal group status. ठीक है, तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 49. क्या है क्वेश्चन 49? विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibition or limitation on or provisions contained in ordinary laws cannot act as a prohibitions or limitations on the constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? A. The decision taken by the Election Commission of India, which while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. B. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by Parliament. C. In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the Cabinet. D. State legislature cannot make laws on the certain matter without the concurrence of Union legislature. बताइए, अंडर आर्टिकल 142 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नहीं कर सकते हम लोग अंडर आर्टिकल 142? आर्टिकल 142 enforcement of decrees and order of Supreme Court and unless as to discovery etc. The Supreme Court is the exercise of its jurisdiction may pass such decree and make such order as it necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. So B is the correct answer of this question. Okay, B is the correct answer of this question. Got it? Let's move on question. Next question. Let's move on the last question of this video. Question number 50. Okay, क्या बोलता है question number 50? With reference to the legislative assembly of the state in India, consider the following statements. Okay, legislative assembly से regarding questions है. First statement है, the governor makes a customary address to the member of the house at the commencement of the first session of the year. Statement 2 है, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. Which of the statement given above is are correct? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ गिवन अबाव आर इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन 2 है 2 ओनली, ऑप्शन 3 है और सी है बोथ 1 and 2, डी है नाइदर 1 nor 2. क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए? तो गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस, यस गवर्नर हर जो भी नया साल होगा उसका जो कस्टमरी एड्रेस है उसका गवर्नर करेंगे, वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर अंडर आर्टिकल 176(1), ठीक है, 176(1) के अंडर ये पावर दी गई है गवर्नर को टू एड्रेस दिस स्टेट असेंबली, और स्टेट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको अटेंड करना और उसको एड्रेस करना. When a state legislature does not have a rule on particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. It is a wrong question or wrong statement. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो लोकसभा के रूल फॉलो करना इट्स नॉट डिस्क्रिशनरी. तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो ये सोली डिपेंड ऑन दी स्पीकर होता है कि कैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर डिसाइड करना एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सब स्पीकर के ऊपर डिस्क्रिशनरी होता है, उनके ऊपर होता है. सो इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन लोकसभा ओनली. सो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये भी जाएगा. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू गॉट इट दोस्तों? तभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि क्वेश्चन नंबर
41 से लेके 50 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। अभी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको आपको ज़रूर आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।